जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा रहा है जो आज़ादी से के आज तक हम हमेशा से सॉल्व करने की कोशिश करते हुए आए हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो कभी हमारे को सॉल्व होता नजर नहीं आया। भारत सरकार की रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश होती है और उस रिपोर्ट में हमारे को अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, जॉब्स रिलेटेड काफ़ी सारा डेटा मिलता है जो हमारे प्री, मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जॉब्स का क्या स्टेटस है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों अभी भी ऊपर की तरफ है, जॉब पार्टिसिपेशन कितना है हमारे यूथ का, और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ये सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। प्रेजेंटेड बाय मी मुतुत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मुतुत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू जॉइन दैट। अनअकैडमी से इस बार 178 प्लस सिलेक्शन थे, नए बैचेस शुरू हो रहे हैं हमारे बहुत जल्द। मेंस आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज और एसए की टेस्ट सीरीज के लिए डू जॉइन अनअकैडमी। साथ के साथ ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी हमारी शुरू हो चुकी है अनअकैडमी लाइट के अंडर। अनअकैडमी का मेगा कॉम्बैट होने वाला है। आपको पता है कि 23 से ज़्यादा यूपीएससी टॉपर्स ने कॉम्बैट रेगुलरली अटेम्प्ट करा लास्ट ईयर। 26 जून को मेगा कॉम्बैट होने वाला है सुबह 11 बजे। साथ के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, एक बोनांजा ऑफर जहां पे आपको जो है सारे के सारे सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑल्सो सीएसई एश्योर ऑफर, मतलब कि आपको एक्सटेंशन मिलेगा यहाँ पे, एंड ऑल्सो 1-to-1 मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग एंड 24/7 डाउट रूम मिलेगा। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 22 जून से इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में। ऑप्शनल के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और हमारी अनअकैडमी की करंट अफेयर्स की मैगजीन आर्टिकुलेट के लिए डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये जो पीएलएफएस रिपोर्ट है, ये बेसिकली हमारे को पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट का और लेबर का क्या सिनारियो है उसके बारे में बताती है। सबसे पहले प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना है कि लेबर की एक ये सर्वे है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पब्लिश करती है। एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को पब्लिश करती है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिस्ट्री का नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये जो एनुअल रिपोर्ट है अभी रिसेंटली पब्लिश की गई थी और इसमें जुलाई 2020 से लेके जून 2021 तक का डेटा कंसिडर करा गया था। इस टाइम पीरियड की बात करी गई है कि इस दौरान भारत में लेबर का पार्टिसिपेशन और अनएम्प्लॉयमेंट कितना रहा है। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये हमारे को बताती है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है वो कम हुई है और जॉब क्रिएशन हुआ है। साथ के साथ जो वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन है हमारे देश में, जो लेबर का पार्टिसिपेशन है हमारे देश में, वो इंक्रीज हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो काम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है हमारे को दिखाती है कि जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, जो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है हमारे देश में, वो भी पहले से ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। तो यहाँ पे हमारे को इस पर्टिकुलर सर्वे से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक कि ये डेटा हमारे को दिखाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, वर्कफोर्स में यूथ की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई है और महिलाओं की पार्टिसिपेशन भी वर्कफोर्स में इंप्रूव हुई है। तो देखिए, जब भी हमारे को मुख्य परीक्षा में कोई आंसर लिखना होता है हमें उसे एक बैलेंस तरीके से लिखना होता है। तो पॉजिटिव साइड्स हम क्या लिखेंगे कि ये जो रिपोर्ट है हमारे को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में क्या दिखाती है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, वर्कफोर्स में यूथ की पार्टिसिपेशन बढ़ गई और फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो भी इंप्रूव हुई है। हमारा हमेशा से एक चिंता रहा है कि हमारे यहाँ जेंडर इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, हमारे यहाँ फीमेल पार्टिसिपेशन कम रहा है वर्कफोर्स में, लेकिन ये पर्टिकुलर रिपोर्ट दिखाती है कि फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो भी इंप्रूव हो रहा है। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है इट टॉक्स अबाउट 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट और दूसरा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये 2 टर्मिनोलॉजीज हैं जो लेबर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एक एक करके समझते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है। सबसे पहले देखना है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या होता है? जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो हमारे को बताता है कि सपोज करिए एक पर्टिकुलर जगह पे 100 लोग हैं वर्किंग पॉपुलेशन एज में, एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे 100 लोग ऐसे हैं जो वर्किंग एज में हैं, जिनकी काम करने की उम्र है। ऐसे 100 लोग हैं। सपोज करिए उसमें से 60 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। 100 लोगों की काम करने की उम्र है, उसमें से 60 लोग जो हैं वो काम की तलाश में या काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होगा वो 60% होगा। ऐसे में हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होगा दैट विल बी 60%। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है दैट इज 35%, सपोज करिए एक रैंडम नंबर लेते हैं कि हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है दैट इज 35%। इसका मतलब है
कि अगर एक जगह पे 100 लोग ऐसे हैं जो काम करने की उम्र के हैं, उसमें से 35 लोग जो हैं वो काम करने के लिए बाहर निकले हुए हैं, मतलब कि बचे हुए 65 जो हैं वो भी मार्केट में आए ही नहीं हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है कि 35 लोग जो हैं वो मार्केट में हैं। अब इन 35 में से कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, वो एक अलग डिबेट होती है। ध्यान से समझेंगे, मैंने क्या बोला है कि 35 लोग जो हैं वो मार्केट में उतरे हुए हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब ये नहीं है कि 35 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यहां पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर 35% है तो उसका मतलब ये होता है कि अगर 100 लोग वर्किंग एज ग्रुप में हैं, अगर 100 लोग वर्किंग एज ग्रुप में हैं, तो उसमें से 35 जो हैं वो काम करने के लिए तैयार हैं। यहां पे 35 का मतलब ये नहीं है कि वो काम कर रहे हैं, यहां पे 35 का मतलब है कि वो काम करने के लिए तैयार हैं, मतलब कि वो मार्केट में है। फॉर एग्जाम्पल Naukri.com पे प्रोफाइल बनाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग पोर्टल्स पे अलग अलग जगहों पे काम ढूंढ रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर एक गांव में 100 लोग रह रहे हैं सपोज करिए, और मैं कह रहा हूं कि वहां का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 35% है, इसका मतलब ये है कि वहां पे 35 लोग जो हैं काम करने को तैयार हैं। उसमें से कितने एम्प्लॉयड और कितने अनएम्प्लॉयड हैं वो सिर्फ ये नंबर देख के बताना काफी मुश्किल है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है उसका मतलब ये होता है कि जितना भी हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उतने लोग काम करने को तैयार हैं, उसमें से कितनों को नौकरी मिली और कितनों को नहीं मिली वो बताना काफी मुश्किल है। तो ये जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट है, ये हमारे को कहता है कि हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये पहले से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। 2019-20 में हमारा LFPR जो था, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो 40.1% था, कि मतलब अगर एक जगह पे 100 लोग हैं काम करने की उम्र में, उसमें से 40 लोग तकरीबन काम करने को तैयार थे। ये अब पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गया। भारत सरकार का डेटा ये दिखाता है कि अब अगर एक जगह पे 100 लोग काम करने वाले हैं, एक जगह पे 100 लोग वर्किंग एज के हैं, एक जगह पे 100 लोग वर्किंग एज ग्रुप में हैं, तो उसमें से 41.6 लोग जो हैं काम करने को तैयार हैं। मतलब कि पहले से ज्यादा लोग काम करने को तैयार हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, काम करने को तैयार हैं। काम मिला है या नहीं मिला वो एक अलग डिबेट है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे को यह नहीं बताता कि काम मिला है या नहीं मिला। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे को बताता है कि कितने लोग 100 में से काम करने को तैयार हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, राइट। मतलब कि एक क्लास है 100 लोगों की, अब पिकनिक जाने की बात हो रही है, उसमें से 60 लोगों का पिकनिक जाने का मन है, 40 का नहीं है। 60 में से कितने जाएंगे एक्चुअल में, कितनों के पेरेंट्स अलाउ करेंगे, कितनों के नहीं करेंगे, वो एक अलग डिबेट हो गई। इसको ऐसे समझिए, मतलब कि अगर हमारे देश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यह है कि पहले से ज्यादा लोग काम करने के मन में हैं, पहले से ज्यादा लोगों का काम करने का मन बन रहा है, पहले से ज्यादा लोगों का जो है काम करने का अब मार्केट में उतर चुके हैं। तो पहले अगर सिर्फ 40 लोगों का मन था काम करने का, 41.6 लोगों का मन है काम करने का, मतलब कि हमारे यहाँ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है इंक्रीज हो रहा है। यह मतलब होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का, कि अब काम करने को तैयार है, हम नौकरी ढूंढने निकलेंगे, मार्केट में उतरेंगे और फिर देखेंगे कि नौकरी मिलती है नहीं मिलती। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे को जनता का मन बताता है कि वर्किंग एज ग्रुप में से कितने लोग काम करने के मन में हैं, कितने लोग काम करने को तैयार हैं। यह हमारे को ये नहीं बताता कि कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने अनएम्प्लॉयड है। वो ऑल टुगेदर डिफरेंट डिबेट हो जाती है। सवाल उठता है, दूसरा रेट यहां पे मेंशन्ड है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब होता है कि सपोज करिए 100 लोग जो है काम करने को तैयार हैं, 100 लोग काम करने को तैयार हैं। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिपेंड होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या था कि जितने लोग काम करने के ग्रुप में हैं, एज में हैं, जितने लोग वर्किंग एज ग्रुप में हैं, उसमें से कितने लोग मार्केट में उतरना चाहते हैं, वो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सपोज करो 100 लोग मार्केट में उतर गए, 100 लोग मार्केट में उतर गए, उसमें से 4 लोगों को काम नहीं मिला। 100 लोग मार्केट में उतर गए, 100 लोग मार्केट में उतर गए, उसमें से 4 लोगों को काम नहीं मिला, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया हमारा 4%। एक थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक गांव है, वहां पे 200 लोग जो हैं वर्किंग एज ग्रुप में हैं, 200 पीपल जो है वर्किंग एज ग्रुप में है, 200 लोग जो हैं वो वर्किंग एज ग्रुप में है। अब मेरे को निकालना है सबसे पहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है कि कितने लोग मार्केट में उतरने को तैयार हैं। सपोज करो 100 लोग मार्केट में उतरने को तैयार हैं 200 में से, तो मतलब कि 50% हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो गया कि एक गांव में 200 लोग थे, उसमें से 100 लोग जो हैं, एक गांव में 200 लोग थे वर्किंग एज ग्रुप में,
200 लोग थे वर्किंग एज ग्रुप में। एक गांव में 200 लोग थे वर्किंग एज ग्रुप में, मतलब काम करने की उम्र में, मतलब कि 18 से 60 के बीच में 200 लोग थे। तो उसमें से अब 100 लोग काम करने को तैयार हैं, तो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना हो गया? 50% का। अब ये 100 लोग काम करने को तैयार हैं, इसमें से 3 लोगों को काम नहीं मिला, इसमें से 3 लोगों को काम नहीं मिला, मतलब कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया 3%। तो हमारा डायनेमिक्स क्या बना? 200 लोग हैं वर्किंग एज ग्रुप में, उसमें से 100 लोग काम करने को तैयार हैं, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो गया 50%। इन 100 में से 97 को काम मिल गया, 3 को नहीं मिला, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया 3% का। मतलब कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट होता है, ये कभी भी वर्किंग एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए नहीं होता। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट होता है, हमेशा जितने लोग काम करने को तैयार हैं, जितने लोग मार्केट में उतरने को तैयार हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, पूरी चीज क्लियर हो जाएगी एक बार में। सपोज करिए गांव में 500 लोग हैं, इसमें से सिर्फ 200 लोग हैं जो वर्किंग एज ग्रुप में है, मतलब 300 लोग बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं जो वर्किंग एज ग्रुप में नहीं है। मतलब कि एक गांव में 500 लोग हैं, उन 500 में से 200 जो हैं वो वर्किंग एज ग्रुप में है। अब इसमें से 100 लोग जो हैं, इसमें से 100 लोग जो हैं वो काम करने को तैयार हैं, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अपना हो गया 50% का। इन 100 लोगों में से जो काम करने को तैयार है, 2 लोगों को काम नहीं मिला, तो अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया 2% का। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमेशा होता है कि कितने लोग काम करने को इच्छुक हैं, उनमें से कितने लोगों को काम नहीं मिला। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है कि वर्किंग एज में से कितने लोग काम करने के मन में हैं, कितने लोग मार्केट में उतरना चाहते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप मत करिएगा। पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखिए, हमने यहां पे क्या देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, अच्छी बात है। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, अच्छी बात है। फीमेल वर्कफोर्स इंक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इस डेटा को और ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हमारे को दिखता है कि यहां पे क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा खराब है। कहने का मतलब है, जो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बनी, मैक्सिमम नौकरियां जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बनती हैं। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि अगर हम जॉब मार्केट की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर मार्केट में सबसे कम वैल्यू एडिशन होता है। वैल्यू एडिशन का मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप अपना दिमाग लगा रहे हो, बहुत सारी वैल्यू ऐड कर रहे हो, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हो, मशीन्स पे काम कर रहे हो, कुछ कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, मैकेनाइज प्रोडक्ट्स बना रहे हो, फ्रिज बना दिया, टीवी बना दिया, गाड़ी बना दी, कंप्यूटर बना दिया, लैपटॉप बना दिया, कुछ बढ़िया चीज़ बना रहे हो, कोई ऐसी भारी भरकम चीज़ बना रहे हो, तो उसमें वैल्यू ऐड हो रही है और आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, इसको लो वैल्यू एडिशन जॉब माना जाता है। लो वैल्यू एडिशन जॉब का मतलब है कि आपको बीज बोना है, कटिंग करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है और उसके बाद मार्केट में बेच देना है। अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो एग्रीकल्चर की नौकरी में जो वैल्यू एडिशन होता है वो काफ़ी कम होता है। कहने का मतलब है, एग्रीकल्चर की नौकरी में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है। एग्रीकल्चर की नौकरी से जो आप पैसा कमा सकते हो वो काफ़ी कम होता है। इस वजह से इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना होता है कि अगर आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, अगर आप देश की तरक्की चाहते हो, अगर आप कंट्री को आगे ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहते हो, तो एग्रीकल्चर से बेहतर है आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां प्रोड्यूस करो। लेकिन यहां पे हमारे को क्या देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट तो कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नौकरियां प्रोड्यूस हुई हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोड्यूस हुई हैं। इसका मतलब कि जो हमारा लो इनकम जॉब है, जो हमारा लो वैल्यू एडिड जॉब है, जो हमारा ऐसा जॉब है जहां पे वैल्यू एडिशन काफ़ी कम होता है, उस जगह पे सबसे ज़्यादा नौकरियां प्रोड्यूस हुई हैं। मतलब कि इवन दो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, नौकरियां जनरेट हो रही हैं, लेकिन क्योंकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जनरेट हो रही हैं, तो हमारी इकोनॉमी को कोई बहुत ज़्यादा वहाँ से फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक गुजारे वाली बात है। कहने का मतलब है कि अगर हम सही में, असली मायने में अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन की तरफ ले जाना चाहते हैं और उसकी जीडीपी को डबल डिजिट ग्रोथ, मतलब 10-11% जीडीपी ग्रो करवाना चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करनी होंगी। तो यहाँ पे जो हमने डेटा देखा कि इवन दो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लेकिन सरकार का डेटा हमारे को गहराई में ये दिखाता है कि मैक्सिमम जो जॉब्स ऐड हो रही हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रही हैं। वो लो वैल्यू एडेड जॉब्स हैं जहां पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बन सकता, सिर्फ गुजारे लायक पैसा बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा नौकरियां नहीं बन रही हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ हाई इनकम जॉब्स जो हैं उनकी थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। तो इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि अगर आप लंबे दौर में सस्टेन्ड ग्रोथ चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि देश तरक्की की तरफ आगे बढ़ता रहे, लोगों के हाथ में पैसा आता रहे,
ये पूरी एक चेन होती है। अब आप देखो, एक व्यक्ति एग्रीकल्चर में अगर थोड़ा सा पैसा कमाएगा तो उसका फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ रोटी कपड़े पे। अगर एक आदमी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की जॉब में अच्छा खासा ट्रक भर के पैसा कमाएगा तो फिर कपड़े भी खरीदेगा, वो नए नए बिस्कुट भी खरीदेगा, दिवाली पे बहुत सारी मिठाई भी खरीदेगा, मोटर बाइक खरीद ली, नई गाड़ी खरीद ली, और पैसा आ गया तो मर्सिडीज खरीद ली। इकोनॉमी में साइकिल शुरू हो जाएगी, किसकी? कंजम्पशन की। मतलब कि जब वो नई गाड़ियां खरीदेगा तो गाड़ी वालों को काम मिलेगा, अपना घर दोबारा से बनवाएगा, सीमेंट स्टील पत्थर वालों को काम मिलेगा, पेंट टाइल वालों को काम मिलेगा, लेबर को और काम मिलेगा। कहने का मतलब है अगर आप एग्रीकल्चर में कम पैसा कमा रहे हो तो आप ये सब नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो आप और लोगों को रोजगार दोगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ये काफी अच्छी बात होती है। लेकिन अभी के लिए हमारी जॉब मार्केट में सबसे चिंताजनक सिनारियो ये है कि हमारे यहाँ जितनी भी नौकरियां ऐड हुई हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में बहुत ज्यादा नौकरियां ऐड नहीं हुई हैं। राइट। यहां पे एक और चिंताजनक बात देखिए, ये वाली जो स्लाइड थी पूरी ये पॉजिटिव्स की थी, ये वाली जो स्लाइड है नेगेटिव्स की है, तो आपका एक बैलेंस आंसर बन जाएगा। कंक्लूजन में अभी आपको बता दूंगा कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंक्लूजन वे फॉरवर्ड क्या लिखना है। यहां पे एक पॉइंट और दिखाया गया हमारे को, ये जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का पूरा डेटा आया, इधर अपने को ये दिखाया गया कि जिन एम्प्लॉयज के पास सोशल सिक्योरिटी होती है उनका नंबर भी कम हो रहा है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ऐसे एम्प्लॉयज जिनको पेंशन या प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट मिलता है, ऐसे एम्प्लॉयज जिनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन और प्रोविडेंट फंड की गारंटी मिलती है, उसे कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। जॉब मार्केट में सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है पेंशन और प्रोविडेंट फंड। हमारे को ये लेबर का डेटा दिखाता है कि ऐसे एम्प्लॉयज जिनके पास ये सोशल सिक्योरिटी है, देखिए किसी भी सोसाइटी में सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है कि जब आप रिटायर हो जाओगे बुढ़ापे में 60 के बाद, जब आप कमाओगे नहीं, आप घर में बैठोगे, आपके यहाँ पेंशन प्रोविडेंट फंड का पैसा होना चाहिए इलाज के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए। इन सब चीज़ों के लिए, अनसर्टेनिटीज के लिए पैसा पास में होना चाहिए, और वो कैसे मिलता है? प्रोविडेंट फंड और पेंशन से। उसे इकोनॉमी की भाषा में सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। तो अब हमारे को ये डेटा दिखाता है 2017-18 में ऐसे 49.6% एम्प्लॉयज थे जिनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, जिनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। 2020-21 में ये नंबर बढ़ के हो गया 53.8%, कि पहले 49.6% एम्प्लॉयज के पास सोशल सिक्योरिटी नहीं थी और अब 53.8% एम्प्लॉयज के पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मतलब कि जिन एम्प्लॉयज के पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है उनका नंबर काफी इंक्रीज हो गया। तो यहां पे जब भी आप जॉब मार्केट की बात करोगे, जीएस पेपर 3 में नौकरी की बात करोगे, आप हमेशा लिखोगे कि देखिए हमारे को नौकरी तो जनरेट करनी है, लेकिन साथ में दैट शुड बी अ हाई वैल्यू एडेड जॉब, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में करनी है, एग्रीकल्चर में भी करनी है, लेकिन ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में करनी है क्योंकि वो हाई वैल्यू एडेड जॉब होता है। और उसके अलावा हमारे को नौकरी के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी प्रोवाइड करना है, मतलब कि इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड भी प्रोवाइड करना है, जिससे कि हमारा जॉब मार्केट जो है काफी सेफ और सिक्योर बन सके। राइट। अब यहां पे एक बात समझनी है कि रिसेंटली भारत सरकार ने एक वादा किया कि अगले 18 महीने में हम 10 लाख नौकरियां प्रोड्यूस करेंगे। यह क्लियर कट सिग्नल हमारे को दिखता है कि इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज हैं, वो बहुत ज्यादा नौकरियां जनरेट नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए सरकार को एकदम फाइटर मोड में, एकदम ऐसे मिशन मोड में 10 लाख नौकरियां जनरेट करने की जरूरत पड़ी। अगर प्राइवेट सेक्टर एक्चुअल में नौकरियां जनरेट कर रहा होता, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एक्चुअल में नौकरियां जनरेट कर रहे होते, तो शायद सरकार को 10 लाख नौकरियों का वादा नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस दौर में प्राइवेट सेक्टर नौकरियां जनरेट कर रहा होता और लोगों के पास इनकम आ रही होती। सरकार को दिख रहा है कि नौकरियां भी ठीक तरीके से जनरेट नहीं हो रही हैं, और इसीलिए सरकार को बीच में आके 10 लाख नौकरियों का वादा करना पड़ा। आज रुकेंगे यहीं पे। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधुत गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।